हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे 9 क्लास के लर्निंग ऐप में स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। हालांकि इसके पिछला वीडियो मैंने इसी टॉपिक का पार्ट 1 बना दिया था। आज पार्ट 2 मैं आपको दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पिछला जो वीडियो था वो था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आज हम सभी पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेटा यहां पे समझना आपको यह है ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये बात हम लोगों ने प्लांट में पढ़ा था। आज हम एनिमल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पे आता है कि जो एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें कुछ मटेरियल्स होंगे। इसमें भी तो मटेरियल्स है जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल कौन कौन से हैं। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल है वो है ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हार्मोन, ठीक है, हार्मोन्स। उसके बाद न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये सब जो है इसके क्या है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल है। बात को समझिएगा, ऑक्सीजन है, हार्मोन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स हैं। अब हम यहाँ पे दूसरी बात को समझने का कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है, हार्मोन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ये जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जब जाता है तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? तो बेटा उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बात समझ रहे? तो आपसे यदि कोई पूछता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हमारी बॉडी में चाहे वो पोषक तत्व हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हार्मोन हो, जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचाया जाता है किसी भी माध्यम से, तो उस पूरे सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या बढ़ाते हैं, देखिए जितने भी एनिमल्स हैं, खास करके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हायर, यानी कह सकते हैं आप, हम लोग बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली होते हैं। मेटाबॉलिकली कहने का मतलब है कि हम लोगों के बॉडी के अंदर बहुत सारा रिएक्शन होता है, और उसी रिएक्शन की वजह से बॉडी की पूरी प्रक्रिया चलती है। बात समझ में आ रहा? तो एक्चुअली में जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। जितने भी मटेरियल वगैरह होते हैं, जैसे ऑक्सीजन मैंने बताया आपको, न्यूट्रिएंट आपको बताया, और फूड, जितने भी मटेरियल हैं वो सभी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अब हम बात यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी हायर एनिमल्स जो होते हैं, हायर एनिमल्स में 3 मेजर पार्ट होता है। क्या चीज होता है, क्या मेजर पार्ट होता है? यहां पे बात को समझिएगा, 3 मेजर पार्ट। तो कौन सा पार्ट होता है जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है? ध्यान से समझिएगा। तो पहला पार्ट तो होता है कि एक फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम कहते हैं बेटा, मीडियम कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? खून आता है, रक्त आता है, लिम्फ आता है, और टिश्यू फ्लूइड, उत्तक होता है ना, उत्तक के जो है वो आता है। दूसरा जो होता है वो होता है कंट्रोलिंग सेंटर। अब इसको जो सर्कुलेट होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसको भी कोई कंट्रोल करने का मशीन है, तो उसका नाम है हार्ट। ये सारा काम करता है, यही सबका गुरु है। आगे बात करते हैं तीसरा इसकी रास्ता होना चाहिए, पाथ, यानी किस रास्ते से वो आ रहा है, जा रहा है। तो उसके लिए खून की नलियां होती हैं जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, लिम्फ वेसल्स भी होता है, ठीक है, और स्पेस होता है, स्पेस इन द
बॉडी। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। ब्लड वेसल्स का मतलब हुआ जो खून की नलियां हैं। खून की 2 नलियां होती हैं, एक आर्टरी और एक वेन, समझ रहे हैं। जब हार्ट पढ़ाएंगे तो आपको पूरा क्लियर करेंगे। उसी के द्वारा ब्लड जो है ना, रक्त जो खून है वो आता और जाता है। लिम्फ वेसल्स देखिए, हमारे हिसाब से हमको तो लगता है कि आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, लिम्फ वेसल्स, वेसल्स का मतलब नली, वेसल्स का मतलब ट्यूब, और लिम्फ का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं, यानी जो प्रोटीन का सर्कुलेशन होता है, वो लिम्फ ही करता है। इसलिए लिम्फ को एक छोटा सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको यदि कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इन द बॉडी, तो वो होगा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ वेसल्स। ठीक है, तो यहां पे ये प्रोटीनस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। स्पेस इन द बॉडी, बॉडी के बीच में क्या होता है, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, सेल होते हैं, उनके बीच में जगह होता है, स्पेस होता है, तो वहां पर भी जरूरत होता है ना, ट्रांसपोर्ट मटेरियल की। अब हम बात को यहाँ पे आगे समझाते हैं, समझिएगा। तो ये 3 मेजर पार्ट हैं जिसके द्वारा ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब यहाँ पे एक दूसरी बात को आप समझने का कोशिश कीजिए कि ठीक है, हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, फ्लूइड पढ़ रहे हैं, चलो फ्लूइड है, फ्लूइड में क्या आया, ब्लड आया, लिम्फ आया, टिश्यू फ्लूइड आया, तो आखिर हमारे बॉडी में, हम अपनी बात करते हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, उसी से क्वेश्चन आता है, तो हम लोगों के बॉडी में आखिर कितना टोटल फ्लूइड होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा, हम लोगों के बॉडी में जो टोटल फ्लूइड होता है, चलिए हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं ताकि आप भूले ना। तो यानी जो टोटल फ्लूइड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप 2 बार 3 बार वीडियो देख लोगे तो आपको याद है। टोटल फ्लूइड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, हम लोगों में 40 लीटर फ्लूइड होता है, जिसमें खून भी है, लिम्फ भी है, टिश्यू फ्लूइड, ये तीनों मिला के 40 लीटर होता है। अब 40 लीटर में आप समझ सकते हैं कि इसमें भी और है, कुछ सेल के साथ है, कुछ सेल के बाहर है। तो जो सेल के साथ है उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। उसको क्या कहेंगे हम, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। वो होता है हमारा 25 लीटर। ठीक है, अब समझिए, इंट्रासेलुलर कहने का मतलब जो सेल है, सेल के अंदर, यानी बॉडी में तो अरबों अरब सेल है ना। आपको क्लास 7 में आप पढ़े होंगे कि एक जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके पूरे शरीर में लगभग 7 अरब सेल्स होता है। यानी कह सकते हो ना कि आपका एक हाथ, जैसे सनी देओल बोलता है ना कि मेरा 2.5 किलो का हाथ है, तो आप देखिए कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वही 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो ऐसा जनरली होता है। तो वो 2.5 किलो के हाथ में लगभग जो है 6 बिलियन जो है ना सेल्स होते हैं। तो आप ऐसे अंदाज लगा लीजिए। और उस सभी सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म यानी फ्लूइड है। तो सेल के अंदर यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर जो है, सेल टिश्यू मिला के जितने भी फ्लूइड होंगे वो 25 लीटर है। अब सेल के बाहर, जैसे कि मैंने बताया था ना कि जो बॉडी के बीच में जो स्पेस होता है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे स्पेस इन द बॉडी, उसके बीच में भी फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और वो होता है 15 लीटर। टोटल कितना हो गया, 25 और 15 40 लीटर हो गया। आपका क्लियर। तो यहां पे हमारा यदि हम भरें तो ये 40 लीटर हो गया। ठीक है, तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे कि बॉडी के अंदर कितने फ्लूइड होते हैं, कौन इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितने हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितने हैं। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि हमारा जो मीडियम है, ठीक है, अब हम इसको यहां पे मीडियम देखते हैं कि कौन कौन से मीडियम होते हैं। तो चलिए हम पहले बोर्ड को इरेज करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि कितने फ्लूइड होता है। अब उस फ्लूइड को हम देखते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम, ठीक है। अब यहां पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट मीडियम। क्या पढ़ेंगे, मीडियम। ठीक है बेटा, तो ट्रांसपोर्ट मीडियम
तो ट्रांसपोर्ट मीडियम हमारा 3 है, माने मीडियम समझ रहे, माध्यम जिसके द्वारा कोई चीज आता जाता है। तो 3 मीडियम क्या क्या है वो देखिए आप। पहला है ब्लड, दूसरा है लिम्फ, मैंने आपको पहले ही बताया था ये स्मॉल मीडियम है, और तीसरा है टिश्यू फ्लूइड, है ना, यानी आप कह सकते हो टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। ये 3 मीडियम है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम ब्लड को देखेंगे, फिर लिम्फ को देखेंगे, फिर टिश्यू फ्लूइड को देखेंगे, तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लड को शुरू करते हैं, ध्यान से समझना है बेटा। ब्लड को शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक, और इसमें क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 100% गारंटी है इससे क्वेश्चन आएगा, जो मैं 3 से 4 लाइन आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ब्लड कैसा होता है, तो ये रेड कलर होता है, ठीक है। ये रेड कलर फ्लूइड है, ये रेड कलर फ्लूइड है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, ये रेड कलर फ्लूइड है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड का फॉर्म, यानी जैसे आपके बॉडी में पूछा जाए कि कितना ब्लड है, तो आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट आप समझिएगा कि किसी भी ह्यूमन के बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए। तो ऐसा साइंस कहता है, बायोलॉजी ये कहता है कि 8 to 10%, ध्यान रखिएगा, यानी ऑफ बॉडी वेट, ध्यान रखिएगा, यानी शरीर का जितना वजन है उसका 8 से 10% ब्लड होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, हम अपनी एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा बॉडी का वेट है 65 kg, ठीक है बेटा। अब हमारे बॉडी के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए बॉडी में क्या होता है ना कि ये जो लॉवेस्ट फॉर्म है उसी को लिया जाता है ना। तो हम लॉवेस्ट फॉर्म में हम सबसे पहले ले लेंगे, तो 65 kg का 8%, ठीक है। आप मैथ पढ़ते हैं तो आप बना सकते हैं। अब इसको काट दीजिए आप, तो चलिए 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और ये 25 चौके 100, फिर 5 से लेते हैं, 5 पचे 25 और 13 पचे 65, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, 13 दूनी कितना हो गया 26, को 5 से आप भागा दे दीजिए, तो 5 चौके 20, यहाँ पर 5 पचे 25, सॉरी 5 पचे 25 आप ले लीजिए ना, तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड होगा वो होगा 5.2 लीटर। यानी यदि हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में कितनी ब्लड होनी चाहिए, 5, कम से कम 5 लीटर तो ब्लड होनी चाहिए। तो जिस ह्यूमन बीइंग्स का जितने भी वर्टिब्रेट है, ध्यान रखिएगा, जितने भी वर्टिब्रेट समझते हैं कि नहीं, जो जिसका बैकबोन होता है पीछे उसको वर्टिब्रेट, तो जितने भी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके वेट का 8 से 10% उनके बॉडी में ब्लड होता है। तो आप किसी का भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि किसके बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए। तो ये आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, ये तो आपके नॉलेज के लिए हमने आपको बताया कि किसी को भी आप बता सकते हैं कि आपके बॉडी में कितना वेट होना चाहिए। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं, और जो आता है वो है टेस्ट। ध्यान रखिएगा, आपको पूछेगा कि ब्लड का टेस्ट कैसा होता है, तो ब्लड का टेस्ट जो होता है ना, नमकीन होता है। क्या होता है, नमकीन होता है, साल्टिस होता है। और ये केमिकली कैसा होता है, तो ये केमिकली एल्कलाइन होता है, ये केमिकली अल्कलाइन होता है। बात को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेस्ट कैसा होगा, साल्टिस होगा। ये कैसा होगा, केमिकली कैसा होगा, एल्कलाइन होगा, यानी इसका नेचर। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ब्लड का पीएच वैल्यू। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है बेटा 7.4। आप याद रखेंगे, जो बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हुआ। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा, तो आप इस चार्ट को जरूर याद कर लेना, एक बार कम से कम एक बार याद कर लेना। वैसे मैंने कुछ शॉर्ट कर दिया है, वैसे इसके और भी एलोब्रेशन होते हैं, लेकिन आपको जितना जरूरत है उतना ही मैंने आपको दिया है। देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या होता है कि ब्लड के
जैसे ये दो पार्ट हमने डिवाइड किया। वैसे ब्लड के तो तीन ही कंपोजिशन होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, ठीक है, और प्लाज्मा तो उसी के पार्ट है। तो देखिए ब्लड में यहाँ पे कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्लाज्मा जो उसका फ्लूइड पार्ट है और एक फॉर्म एलिमेंट जो ब्लड सेल्स आते हैं। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो 55 to 58% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है यानी जो ब्लड सेल होता है वो 42 से 48% होता है। मतलब ये दोनों को आप यदि जोड़ दें तो ये हमारा 100% हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा लीजिए, ये लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट होता है, और ये लिक्विड पार्ट, ये फ्लूइड पार्ट में वाटर सबसे ज्यादा होता है। कहने का मतलब है कि इस प्लाज्मा में वाटर 90% वाटर ही होता है। और उसके बाद ब्लड प्रोटीन होता है जो 7 to 8% होता है। उसके बाद उसमें साल्ट भी होता है, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, ये 1% होता है। अदर सब्सटेंस, अब आता है अदर सब्सटेंस। तो अदर सब्सटेंस में फूड आएगा, न्यूट्रिएंट आएगा, हार्मोन आएगा। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा फूड, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, ये अदर सब्सटेंस में आते हैं जो ब्लड में होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, समझिएगा, ब्लड प्रोटीन की। तो ब्लड प्रोटीन बेटा 5 है जो आपको याद रखना है। पहला एल्ब्यूमिन है, दूसरा ग्लोबुलिन है, तीसरा फिब्रिनोजेन है, चौथा प्रोथ्रोम्बिन है और पांचवा एंटीबॉडीज है। इसको याद करने का मैंने एक निमोनिक आपको दिया हुआ है। एल्ब्यूमिन का ए, ग्लोबुलिन का जी, फिब्रिनोजेन का एफ, प्रोथ्रोम्बिन का पी और एंटीबॉडीज का ए। इसका मतलब होता है जैसे ए जी फेंटा पी ए, है ना, या आओ जी फेंटा पी ए। फेंटा समझ रहे हैं आप लोग, कोल्ड ड्रिंक होती है तो उसको कहता है कि आओ आओ जी फेंटा पी ए। तो ये आप इसको इस निमोनिक से आप इसको याद रख सकते हैं, आओ जी फेंटा पिए। मतलब एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और एंटीबॉडीज, ये ब्लड प्रोटीन होते हैं जिसको आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। ध्यान, अब आपको मैं बताता हूं इस प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। देखिए जहां तक प्रोटीन की फंक्शन की बात है तो देखिए एक एक करके समझते। ये एंटीबॉडीज क्या है, आपके ब्लड में पाया जाता है जो रोगों से लड़ने में आपको मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है कि ब्लड में जितने भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, उसको वो रिलाइज करता है। और फिब्रिनोजेन क्या करता है, एक ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन क्या करता है, आपके बॉडी के टिश्यू को ग्रोथ करता है। यानी इन रोल हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है हमारे बॉडी का बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, ये बॉडी को ग्रोथ करता है अल्टीमेटली। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म एलिमेंट, जो ब्लड सेल्स आते हैं, तो ब्लड सेल्स जो आते हैं उसमें 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, यानी, ठीक है। तो आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स या सेल्स को हम लोग एक दूसरा नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी, इसके भी दूसरे नाम है जिसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स इसके भी दूसरे नाम है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी की यदि हम यहाँ पे बात करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, ये सेल है, इस सेल्स की लाइफ स्पान कितनी है, यानी ये कितने दिन तक जिंदा रहता है। तो इसकी लाइफ स्पान है 120 डेज, यानी इसकी उम्र जो है 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बराबर क्वेश्चन आता है कि लाल रक्त कोशिकाएं कितने दिनों तक खून में जिंदा रहता है, तो 120 दिन तक ये जिंदा रहता है, यानी इसकी उम्र 120 दिन होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो इसका शेप जो होता है वो बाय कनकेव होता है। इसका शेप कैसा होता है, बाय कनकेव होता है, ऐसे करके शेप होता है। तो इसका शेप बाय कनकेव होता है, इसकी उम्र 120 दिन होती है। अब यहां पे तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें ये लाल जो होता है इसमें कलर पिगमेंट कौन सा होता है, तो इसमें कलर पिगमेंट क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ये काम क्या करता है, ये काम ये करता है कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये मैंने आपको ये पूरी बात मैंने बताया और इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा और आना चाहिए। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी जो है क्या है कि ये दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है, इसका उम्र अबाउट लगभग 2 सप्ताह होता है, ठीक है। और इसका नेचर क्या है,
ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है। फैगोसाइटिक कहने का मतलब निगलने वाला नेचर होता है, यानी जब इस आरबीसी में या खून के अंदर कोई फॉरेन एलिमेंट, बाहर का कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई जर्म हो गया, जब वो खून के अंदर चला जाता है तो ये डब्ल्यूबीसी डायरेक्ट उसको निगल जाता है, उसी को कहते हैं फैगोसाइटिक इन नेचर। दूसरी बात इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जानने का है वो ये जानने का है कि डब्ल्यूबीसी जो है ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। और इसके भी 5 टाइप्स हैं। पहला मोनोसाइट्स, दूसरा लिम्फोसाइट, फिर एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो ध्यान ये रखना है कि इन सभी का काम हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को ग्रोथ करना ही है। अब इसका शेप कैसा होगा? तो इसका शेप अमीबॉइड होता है, मतलब इसका शेप बदलते रहता है। बात समझ में आया? अब आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बेटा ये दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, और ये क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, जमने में मदद करता है। और किसके मदद से मदद करता है? तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है फिब्रिनोजेन, उसके मदद से ये ब्लड को क्लॉट अंदर में नहीं होने देता है और बाहर में होता है। तो जब हम कट जाएंगे, छिल जाएंगे तो खून बहते बहते रुक जाता है, इसका कारण है प्लेटलेट्स जो उसको क्लॉट करता है। तो अब हमने आपको यहाँ पे लगभग एक टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे। 1 से 2 बार 3 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं जो दूसरा वीडियो आपको दूंगा वो हार्ट से रिलेटेड होगा, है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और फिर इसके और 2 वीडियो आएंगे, है ना, तो आप इसकी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे।